गुड मॉर्निंग अंकित। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर अंकित सिंह राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर, राजपूतों की उत्पत्ति इतिहास में अलग अलग व्याख्या हुई है। जैसे चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दरबारी कवि थे चंद बरदाई, उन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई थी, जिसमें से 4 वंश आए थे अस्तित्व में: चौहान वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, जी लेकिन ये बात तो सही नहीं लगती। आग से कोई कैसे पैदा हो? जी सर, इनकी व्याख्या केवल उन्हीं लोगों के द्वारा मान्य है जो वैदिक धर्मों में विश्वास करते थे। इसके अलावा अन्य व्याख्याओं में जैसे कहा जाता है कि राजपूत जो यहाँ के क्षत्रिय वंश थे उन्हीं का अग्र रूप है, और एक अन्य व्याख्या में राजपूतों को आर्यों का आर्यों का वंशज बताया गया है। बताइए, चलिए ठीक है। अंकित, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना है? जी सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल की उम्र से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जी सर। है ना? और फिर 12वीं तक 18 साल तक पढ़ाते रहेंगे। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा पढ़ाई हो जा रहा है? सर, मेरा मानना है कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है या वृद्धि होती है वो उनके 2 या 3 सालों में ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो बच्चे साल भर से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं। अगर 3 साल से लेकर जब स्कूल के प्रारंभिक दिनों में उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े और नए सोचों की तरफ रुझान बढ़े, तो मेरा मानना है सर कि 3 साल से शिक्षा का प्रारंभ करना अच्छा पहल है सरकार। अच्छा पहल है जी। अच्छा, तो उतनी छोटी उम्र में बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग को एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर। लेकिन आपने देखा है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स तो मतलब आप 12वीं पास हैं तो भी चलेगा, ऐसे टाइप से तो भर्ती हो रहा है जी। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? जी नहीं सर, मेरा मानना है कि सर अगर टीचर्स को या शिक्षकों को वर्तमान दौर के शिक्षा नीति के अनुसार अगर उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें भी ये समझाया जाए या ये इस चीज़ के बारे में शिक्षा दी जाए कि बच्चों को नए या वैज्ञानिक तरीक़ों से कैसे समझाना है, तो मेरा मानना है सर कि ये टीचर या ये शिक्षक भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं जी। चलिए, ये भी अच्छी बात है। आपका ज़िला है बिलासपुर। जी सर। बिलासपुर ज़िले की 5 समस्याएं बताइए। सर, वर्तमान दौर में अगर देखी जाए तो सबसे पहली समस्या मुझे शहरीकरण के बिलासपुर ज़िले में प्रदूषण की समस्या ज़्यादा समझ में आती है सर, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां और अन्य गतिविधियां अवरुद्ध होती है। एक अन्य समस्या में सर यहाँ पे कृषि क्षेत्र में विविधता नहीं नज़र आती, जितना कृषि क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं यहाँ पे किसान, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे करीब 60-70% के आसपास है। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कृषि क्षेत्र में विविधता होगी या प्रसंस्करण केंद्र खोले जाएंगे तो कृषि फसलों में विविधता आएगी और कृषि फसलों को सुरक्षा भी मिल पाएगी। अन्य समस्याओं में सर मुझे अपराध ज़्यादा दिखता है बिलासपुर क्षेत्र में। यहाँ पे आए दिन विभिन्न तरह के अपराध सामने नज़र आते हैं, जैसा कि मुझे अखबारों के माध्यम से पता चलता है। और स्वास्थ्य की समस्या है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नहीं हैं, इस वजह से ठीक है, आप स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं जी। अब अगर आपको तखतपुर का एसडीएम बना दिया जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जी सर, जैसा कि सर तखतपुर में मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि वहाँ बेहतर से चिकित्सक आ सके, विशेषज्ञ आ सके, और महिलाओं की जो समस्याएं होती है सर, तो उनके लिए वहाँ पे कोई विशेष सुविधा नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता में महिला चिकित्सक और बच्चों के लिए बाल विशेषज्ञ भी होने चाहिए। तो मैं यह प्रयास करूँगा कि वहाँ पे इन चिकित्सकों की नियुक्ति हो सके। इसके अलावा सर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना में मेरी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर। अच्छा, एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, डॉक्टर लोग रूरल एरिया में पोस्टिंग नहीं चाहते। जी सर। तो ये तो बड़ी समस्या है भाई। जी सर। डॉक्टर लोग जा नहीं रहे हैं गांव में, गांव के लोग जो हैं उनको शहर तक आना पड़ रहा है। जी सर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की उपस्थिति को बढ़ाने के आप क्या कर सकते हैं? सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि अभी सरकार का एक पहल है, नई औद्योगिक नीति के तहत जो चिकित्सालय हैं या निजी चिकित्सालय हैं उन्हें वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है या फिर औद्योगिक नीति के तहत उन्हें सुविधाएं दे रही है। इसके अलावा सर मैं अपने तरफ से जो BMS डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं,
और जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उन्हें ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति के लिए प्रयास करूँगा। इसके अलावा सर जो MBBS डॉक्टर हैं उनका संविदा के बेसिस पे, संविदा के आधार पर 3 साल की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि सर वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जो निजी चिकित्सालय हैं उनकी कम से कम एक शाखा खोलने के लिए प्रेरित हो, ताकि वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। चलिए ठीक है। आपको नहीं लगता है कि MBBS, BAMS, BHMS इन सब के बीच में बहुत भेदभाव होता है? जी नहीं सर, मेरा मानना है कि हर डॉक्टर या होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या MBBS है, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपने विशेष ज्ञान के तहत आगे बढ़ते हैं। और मेरा मानना है सर कि कोई भी चिकित्सा पद्धति या जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो समन्वय रूप से कार्य करती है। तो ये जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के लिए, अगर कोई होम्योपैथी की तरफ से ज़्यादा सुविधा मिल सकती है या ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है तो ये सलाह देते ही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है एलोपैथी अच्छा है या आयुर्वेद अच्छा है? दोनों में कौन अच्छा है? सर एलोपैथी की अपनी अलग विशेषताएं हैं और आयुर्वेद की अपनी अलग विशेषताएं हैं। नहीं, मैंने सीधे सीधे पूछा कि आपको क्या बेहतर लगता है। जैसे मुझे देखिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे लगता है एलोपैथी ज़रूरी है। एलोपैथी का जो है आपका पूरा हॉस्पिटल ढांचा वगैरह हम लोगों ने बना के रखा है, इमरजेंसी केयर भी अच्छा हो जाता है, बाकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है। आयुर्वेदिक जो है वो थोड़ा फैशन टाइप का लगता है, आपको क्या लगता है? जी नहीं सर, मेरा मानना है कि सर की जो तात्कालिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एलोपैथी के माध्यम से इलाज प्रोवाइड कराती है, बेहतर इलाज प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक इलाज को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि वो सस्ता भी है और लोगों के पहुंच में भी है। इसके अलावा सर इससे जो सुविधाएं, मतलब इससे जो लाभ मिलते हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो अगर हम आयुर्वेदिक इलाज को अपने जीवन में उतारेंगे तो हो सकता है कि हमें कम बीमारी लगे या हमें एलोपैथी की ज़रूरत कम पड़े। अच्छा ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है, ये भारत चीन के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर भारत चीन के बीच जो मुख्य विवाद है सर सीमा विवाद को लेकर है, लेकिन इसकी जो आंतरिक भावना लगती है सर मुझे उनके विश्व में अपने प्रभुत्व को जमाने या स्थापित करने की लड़ाई लगती है। और अच्छा चलिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझ जाए, दोनों के बीच सीमा विवाद अब नहीं रहा, उसके बाद क्या भारत और चीन के संबंध अच्छे हो जाएंगे, दोनों फ्रेंड बन जाएंगे? सर हम सकारात्मक सोच के अनुसार यही सोच सकते हैं कि जो सरकारें आएंगी आगे और चीन और भारत दोनों देशों में, वो सीमा विवाद को सुलझाने के साथ अपने भविष्य को लेकर भी निश्चिंत रहेंगी कि दोनों देशों में शांति व्यवस्था बनी रहे। नहीं मतलब आपको क्या लगता है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि सीमा विवाद समाप्त हो गया तो क्या भारत और चीन दोस्त बन जाएंगे? सर सीमा विवाद एक प्राथमिक पहल है जिससे कुछ हद तक दोनों के देशों के भी संबंध बेहतर होंगे, लेकिन इसके बाद निश्चित रूप से दोनों देशों को अपनी जो विदेश नीति है या फिर जो आयात निर्यात की जो व्यवस्था है उसे भी सुदृढ़ करने के लिए, ताकि दोनों देश एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर सकें। नहीं, आप मेरे को सीधा सीधा जवाब दो, हाँ कि नहीं? सर पहल यही होगी सर कि भारत अपनी तरफ से यही कोशिश करेगा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बने रहें सर। हाँ या नहीं? सर एक भारतीय होने के नाते सर मैं यही मानना चाहूँगा, यही समझता हूँ सर कि भारत का जो ये प्रयास रहता है कि देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सके, और चीन एक हमारा पड़ोसी देश है तो निश्चित रूप से भारत का प्रयास यही रहेगा। चीन की अलग अलग मंशा हो सकती है या अलग नियत हो सकती है सर। मतलब आपको चीन पे भरोसा नहीं है? तो सीधे सीधे बोलो ना जी कि चीन पे हमको भरोसा नहीं है। जी सर, मतलब एक भारतीय होने के नाते मैं भारतीय संस्कृति से सहमत। ठीक है अंकित। अंकित डॉक्टर हैं आप? जी मुझे ये बताइए, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किसानों को या पशुपालकों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर पहली समस्या तो ये है कि सर कि ग्रामीण क्षेत्रों के नज़दीक या पास में कोई वेटनरी हॉस्पिटल नहीं होता है सर, तो उन्हें अपने पशुओं के इलाज के लिए जिला मुख्यालय या फिर पास के शहर में लाना पड़ता है। और दूसरी समस्या ये है सर कि जो पशु की बीमारियों को लेकर जो जागरूकता है किसानों में वो थोड़ी कम है, क्योंकि उनमें उनकी समझ कम है और उनको जो बेहतर इलाज वेटनरी हॉस्पिटल में मिल सकता है वो नहीं मिल पाता है। तो सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ कदम उठा रही है? जी सर, वर्तमान दौर में जैसे सरकार की जो नरवा गरवा घुरवा कार्यक्रम है
गरवा बाड़ी कार्यक्रम है, उसके तहत जो गौठानों में गायों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा सर जो गोधन न्याय योजना है, उसके तहत भी सरकार ने गायों के स्वास्थ्य को लेकर कार्य किया है। और गोधन न्याय योजना में गायों के स्वास्थ्य को लेकर क्या कार्य किया गया है? सर जो गोठान बनाए गए हैं इसके ज़रिए, उसमें समय समय पर सर पशु चिकित्सक हैं, उनके द्वारा एक मॉनिटरिंग की जाती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कार्य किया जाता है गोठान में। गोधन न्याय योजना में आपने कहा कि स्वास्थ्य के लिए कार्य किया गया है, गोधन न्याय योजना है क्या? माफ़ कीजिएगा सर, मैंने वो गलत धारण चलिए बता दीजिए गोधन न्याय योजना क्या है? जी, गोधन न्याय योजना सर, इसमें पशुपालकों के द्वारा या किसानों के द्वारा जो गोबर होते हैं उनका सरकार संग्रहण करती है, 2 रुपये प्रति किलो के दर के माध्यम से उन्हें खरीदती है और उसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर किसानों को कम दर पर या सस्ते दर पर खाद उपलब्ध कराती है। ठीक है। पशु चिकित्सा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, समस्याओं की। जैसे कि एक समस्या जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके हॉस्पिटल्स बहुत कम है, वेटनरी हॉस्पिटल बहुत कम है, चिकित्सकों की संख्या भी बहुत कम है। बड़े पशुओं की हम बात करें, जैसे गाय बैल हुए और बड़े कुत्ते हुए, यदि घोड़े हुए, इनको लाना ले जाना भी बहुत बड़ी समस्या है एक छोटे किसानों के लिए। ठीक है। प्लस इक्विपमेंट्स नहीं है इन जानवरों को टैकल करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए। ये सारी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है? आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? और सर, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि किसानों को उनके गांव या ग्रामीण स्तर पर जाकर प्रशिक्षित करें, शिविर के माध्यम से उन्हें जानकारी दें। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या जिन्हें इन तकनीकों के बारे में थोड़ी जानकारी है, या गायों या पशुओं के संबंध में जो पुराने बुजुर्ग हैं जिन्हें जानकारी है, उनकी मदद ली जा सकती है कि और उसके अलावा सर सरकार वेटनरी हॉस्पिटल हैं सर, उनकी जितनी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा सके उस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। अच्छा, एक बात ये भी सुनने को आती है कि जो चिकित्सा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इसमें जो भर्तियां होती हैं अधिकतर संविदा के आधार पर होती है। क्या ये कारण समझा जा सकता है इसीलिए बहुत सारे लोग सरकारी डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि संविदा के आधार पर ही नियुक्ति हो रही है? जी सर, ये एक सत्य है कि संविदा के आधार पर जो नौकरियां मिलती है वो एक तरह से जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है, तो लोग चिकित्सा को छोड़कर अपने निजी चिकित्सालयों में ज़्यादा केंद्रित होते हैं या उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये गलत कार्य कर रही है कि बहुत ज़्यादा संविदा भर्ती जो ले रही है, ये कहीं ना कहीं गलत कदम है। जी नहीं सर, सरकार संविदा भर्ती के माध्यम से चिकित्सकों की जो उपलब्धता है वो चिकित्सालयों में पूर्ण करने का प्रयास करती है। और शासकीय जो चिकित्सक हैं उनकी जो वेतन निर्धारित किया गया है वो काफ़ी उच्च होती है, और इसलिए सरकार संविदा भर्ती के आधार पर चिकित्सकों की उपलब्धता ज़्यादा ध्यान देती है सर। ठीक है। अंकित, ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, कहाँ घूमना पसंद करते हैं आप? सर, मैं विभिन्न प्राकृतिक स्थलों में मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं भ्रमण करने जाऊं। इसके अलावा सर धार्मिक स्थलों पर भी मैं भ्रमण करने के लिए, जैसे परिवारजन या मित्रजन हैं, उनकी सुविधा अनुसार जाना पसंद करता हूं। आप बिलासपुर के रहने वाले हैं। बिलासपुर के मुझे मुख्य प्राकृतिक स्थल और धार्मिक स्थल बताइए कौन कौन से? सर, प्राकृतिक स्थलों में बिलासपुर ज़िले में सर औरा पानी एक नया जगह है जहाँ पे झरना है और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य दिखती है हमें। इसके अलावा सर बिलासपुर ज़िले के आसपास जू है सर, कानन पेंडारी, वो एक बेहतर टूरिस्ट स्पॉट है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। धार्मिक स्थलों में सर रतनपुर है, पातालेश्वर जो मल्हार है वहाँ है, और बेलपान है सर बिलासपुर ज़िले में, वो एक मुख्य धार्मिक स्थल है सर। और प्राकृतिक बस 2 ही हैं बिलासपुर ज़िले के आसपास? जी सर, इस वक्त मैं अभी इतना ही याद कर पा रहे हैं। तो आपको प्राकृतिक जगह इतनी क्यों पसंद है घूमने में? सर, प्राकृतिक जगहों पर सुकून मिलता है सर, एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा मिलती है सर, जिससे मैं अपने आगे या दिनचर्या के कार्यों को या फिर अपने जीवन में जो भी बेहतरी के कार्य है उसको अच्छे से कर पाता हूँ। यानी आप अपने दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए रोज़ किसी प्राकृतिक जगह में घूमने जाते हैं?
जी नहीं सर, रोज़ तो नहीं, पर जब भी मुझे समय मिलता है सर, मैं एक सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए प्राकृतिक स्थलों में जाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो आप प्राकृतिक चीज़ों से भली भांति परिचित है। मुझे ये बताइए, कोई बांध बनाया जाता है, बांध बनने के बाद क्या समस्याएं पैदा होती हैं? सर, बांध बनने के बाद पहली समस्या ये आती है कि एक बड़ा भूभाग हम बांध बनाने के लिए लेते हैं, तो वहाँ पे भूकंप की समस्या आ सकती है सर। अगर वो जो वहाँ पे जो पैमाना है वो उसको पूर्ण सही तरीके से उसका अगर निरीक्षण नहीं किया गया हो। ठीक, और बताइए दूसरी। जी सर, उसके अलावा बांध बनने के बाद सर जो अचानक से पानी का जब पानी वर्षा बहुत अधिक होती है और अचानक से बांध खोल दिया जाता है तो बाढ़ की समस्या आ सकती है सर संलग्न आसपास के क्षेत्रों में। बांध का निर्माण जनरली बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भी किया जाता है। जी आप कह रहे हैं कि बाढ़ भी आ सकती है, ये कैसे होता है? सर, जब वर्षा अधिक होती है तो बांध में पानी का जो स्तर होता है वो काफ़ी बढ़ता है, और उसके बाद जब उस स्तर को कम करने के लिए बांध के पानी को नदियों के माध्यम से छोड़ा जाता है तो नदियों के आसपास के जो शहर होते हैं उनमें बाढ़ की समस्या आ सकती है सर। 2 समस्याएं हुई, और समस्याएं बताइए, 4 समस्याएं बताइए कम से कम। सर, बांध बनाने के बाद वहाँ पे जो रहवासी है या प्राकृतिक जैव विविधता है सर, उसको हास होता है सर, क्योंकि पहले वहाँ पे वृक्ष अधिक थे, पेड़ पौधे अधिक थे, तो विभिन्न जीव जंतुओं की मात्रा भी अधिक थी, लेकिन उससे अगर बांध बनाने के बाद सर वहाँ पे जैविक विविधता कम होने लगती है सर। ठीक, और इस वक्त इतना याद कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है।